जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रहरी की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेगमेंट का क्लास नंबर 3 है, जिनमें हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं जो इस बार के एग्ज़ाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है और यहाँ पे हमने इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चनों को कवर किया है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 16 सही 2/3% को साधारण भिन्न में परिवर्तित कीजिए। 16 सही 2/3 ये प्रतिशत में लिखा है, तो जब कभी भी परसेंट को भिन्न में बदलना है तो आप क्या करते हो, बटे 100 करते हो, यानी 100 का भाग देते हो। सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। 16 3 48 2 50, यानी 50/3% भी लिख सकते हैं। जब परसेंट हटेगा तो नीचे बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। तो बटे में 100 ना करके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 1/100 कर सकते हैं, क्योंकि 100/1 ये नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी 50/3 और गुणे 1/100 लिख सकते हैं इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए। ठीक है, काट दो, 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी कि 1/6 आपका मिल गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/6 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए भिन्नों में 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखना है। ये भिन्न अपने पास कौन कौन सी है, 1/3 है, 4/7 है और 2/5 है। इनको लिखना किस क्रम में है, आरोही, यानी सबसे छोटे वाले को पहले लिखना है। तो इन ऑप्शनों में से सबसे छोटा वाला मैं पहले ही ढूंढ लेता हूँ। तो इन तीनों में अगर ढूंढूंगा कौन सा छोटा या बड़ा है, तो पता लगाने के लिए या तो मैं भाग दे के पता लगाऊं पॉइंट में, या फिर आप क्या कर सकते हो, दो दो भिन्नों की आप तुलना करा के भी पता लगा सकते हो। कैसे, देखो, जैसे हमने शुरू की दो भिन्न आपकी क्या है, 1/3 है और 4/7 है, इन दोनों की तुलना कराया। 1/3 और 4/7 का क्या किया, तिर्यक गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 3 चौको 12। अब एक बात बताओ, 7 बड़ा है या 12, तो आप बोलोगे 12 बड़ा है, लेकिन अपने को सबसे पहले लेना क्या है, सबसे छोटा। तो 7 का एक्चुअल मतलब क्या है, यहाँ पे 1/3 है, तो इन दोनों में से छोटी कौन सी हो गई, 1/3 हो गई। अब इस 1/3 की तुलना मैं करा दूँ लास्ट वाले यानी 2/5 से, तो जैसे ही कराता हूँ तो 1/3 और 2/5 तुलना कराऊंगा, तिर्यक गुणा, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6 और ये 5 एकम 5। अब इन दोनों में देखो छोटा कौन सा है, तो 1/3 अभी भी छोटा है, क्योंकि 5 मिला है, ये 6 मिला है, यानी कि आप कह सकते हो कि 1/3 सबसे छोटी भिन्न होगी, फिर उससे बड़ी होगी। इन दोनों की तुलना करके आप बड़ा पता कर सकते हो। इसके बाद कौन सा होगा, तो देखो 5 चौको ये 20 होगा, तेरे गुणा, ये 7 दूनी 14, यानी 7 दूनी 14 और ये 20, 5 चौको, तो 14 अभी छोटा है, यानी 2/5, यानी 1/3 सबसे छोटी, फिर उसके बाद 2/5। अब देखो ऑप्शन में तो 1/3, 2/5, 4/7, यानी कि इस तरह से आप कंपैरिजन करके भी भिन्नों का छोटा या बड़ा बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा। देखो, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समान बाहु, यानी तीनों भुजाएं क्या हो आपकी, समान हो, वो होता है आपका क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज, इसकी ऊंचाई क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, समबाहु त्रिभुज की जब आप h यानी ऊंचाई निकालोगे ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है h बराबर a√3 और बटे 2, जहाँ पे a क्या है, आपकी भुजा है। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 3a, यानी तीनों भुजाओं का योग। सबसे पहले अपन h बराबर a√3 जो रखे हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, एच की वैल्यू दी है √3, मैं जैसे ही √3 रखा बराबर a√3/2 है ना, ये √3 से ये √3 कट जाएगा, जब नीचे जाएगा इधर तो बटे में जाएगा तो कट जाएगा, और इधर 2 को ऊपर ले जाओगे तो इधर 2 आएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि a बराबर 2, यानी सभी भुजाएं 2 2 2 हो जाएंगी, और सभी का परिमाप 3 है, यानी 3 दूनी 6, यानी 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, यदि वह इसे 5% कम में खरीदता और 108 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ हो सकता था। तो उसके लिए रेडियो का क्रय मूल्य बताइए। देखो, एक एक लाइन को अपन उठाना शुरू करते हैं। लेट सपोज मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग में उसने 100 यूनिट में, कितने में, 100 यूनिट में कोई रेडियो खरीदा होगा, कितने में खरीदा होगा, 100 यूनिट में खरीदा होगा, रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिट की।
लेकिन 10% जब लाभ लिया, यानी कि 10% लाभ, और क्रय मूल्य पे ही लाभ हानि होता है। 10% जब लाभ लेके बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 100 का 10 यानी 10% यानी 10 होगा, तो 110 में क्या करेगा, बेचेगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगली बार आगे पढ़ता हूँ। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, 100 यूनिट में पहली बार खरीद रहा था, 5% अगर कम में खरीदता, यानी कि 5 इससे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे यूनिट, यानी 95 में खरीदता, कितने में खरीदता, 95 में, और उसे 108 रुपये अधिक में बेचता। तो अभी इस लाइन को आप छोड़ दो, ठीक है, इसको पढ़ो। तो 30% का लाभ होता, अगर कोई चीज़ 95 में खरीदा और 30% लाभ ले रहा, तो लाभ तो इसी सेलिंग प्राइस यानी 95 में होगा। तो 95 का 30% निकाल के उसको 95 में जोड़ दोगे तो यहाँ की अगली वाली सेलिंग प्राइस आ जाएगी, नई वाली। तो 95 का मैं 30% निकालता हूँ, तो 95 का 30%, 95 गुणे 30/100, 0 से 0 काट दो, 19 पचे 95, 5 19, 19 बार जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 19 तिया 57/2। अब 57/2 को और काटोगे तो क्या आएगा आपका, 28.5 आएगा। क्या आएगा, 28.5, यानी कि 28.5 लाभ ले रहा है, यानी 95 का 30% जो लाभ ले रहा है और सेलिंग प्राइस दे रहा, तो 28.5 है। यानी 95 में 28.5 को जब आप जोड़ दोगे, कितना जोड़ दोगे, पहले तो अपन ने 10 यहाँ पे जोड़ा था 10%, अभी 28.5 जब आप जोड़ोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 123.5 हो जाएगा। यानी कि अब एक चीज़ बताओ, पहली बार 100 का खरीद के 110 में बेचता था, अब 95 का खरीद के 123.5 में बेच रहा है। अब इस वाली लाइन के ऊपर हो कि ऐसा करने पे उसको 108 रुपये अधिक में बेचता है। देखो सेलिंग प्राइस पहले क्या थी, 110 थी, अब कितनी है, 123.5 है, तो बढ़ी कितनी, 108 रुपये बढ़ गई। जो क्वेश्चन में दिया है कितनी बढ़ गई, 108। तो 108 एक्चुअल में वैल्यू किसकी है, इनके डिफरेंस की है, यानी कि 110 और 123.5 के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी की वैल्यू कितनी है, 108 है। तो यहाँ से डिफरेंस निकाल के 108 से 1 की वैल्यू निकाल के और वहाँ से 100 निकाल सकते हो, क्रय मूल्य पूछा है। तो अब जगह कम है इसलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि अपनी शुरू की वैल्यू 110 थी, अब ये नेक्स्ट सेलिंग प्राइस क्या हो गया है, 123.5। तो अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूँ ना, तो कितना हो जाता है, 110 और 123 यानी 13.5। ये जो 13.5 है ना, उसी की वैल्यू कितनी है, 108 है। तो 100 की वैल्यू निकालना है। अभी अपने दिमाग में रखना क्योंकि मिटा रहा हूँ। तो 13.5 की वैल्यू कितनी अपने को मिल गई, 108 मिल गई है, ठीक है, और 100 निकालना है, ठीक है। देखो 13.5 की वैल्यू कितनी मिली, 108 मिली, तो 100 निकालना है। तो क्या करोगे, 100 निकालने के लिए 108/13.5 करो, या फिर 135 और पॉइंट हटा के ऊपर गुणे दो, और 100 कर दो, क्योंकि 100 की वैल्यू निकालना है। पहले से 108/13.5 1 की वैल्यू निकाले, फिर गुणे 100 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। अब काट दो, काटते हैं। देखो ये 3 से कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 पचे 15, ये भी कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 छंग 18, और कटेगा 9 पना 45, 9 चौको 36, 5 से 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, और 8 गुणे 100 करोगे तो 800। यानी कि एक्चुअल वैल्यू क्या मिली आपको, 800 मिली, और 800 ही आपका क्या है, क्रय मूल्य है, वो वास्तविक क्रय मूल्य, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और समझ में ना आया हो तो आप रिवाइज करके ज़रूर देख लो एक बार इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 840 श्रमिकों की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:7 है। अनुपात को 1:1 बनाने के लिए कितने पुरुषों को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। देखो पहले टोटल वैल्यू कितनी दी है, 840 दी है, जिसमें से रेशियो क्या बताया है आपका कि 5 क्या हैं, पुरुष हैं, और महिलाएं कितनी हैं, 7 हैं, ठीक है। तो इनकी एक्चुअल हम संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो 840 का जब हमको पुरुष निकालना है तो 5 पुरुष हैं, अब एक समान सकते हैं मानना हो, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 5 12 होगा, और गुणे कितना कर दोगे, पुरुष के लिए 5 है तो गुणे 5 कर दोगे, तो 12 एक कम 12, 12 7 84 और 0, 7 पना 35, यानी 305 क्या है इसमें से पुरुष हैं, ठीक है। रेशियो लगा दो, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, तो 840 में से 305 घटा दो तो बाकी की महिलाएं हो जाएंगी, तो 490 क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी, जब 840 में 350 घटाओगे। तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यू में आंसर आ गया
आपकी आंसर नहीं, आपकी मान आ गया कि 5:7 के रेशियो में अगर पुरुष और महिला है ना, तो उनकी एक्चुअल 840 में से वैल्यू 350 पुरुष और 490 महिलाएं हैं। लेकिन अनुपात क्या बनाना है, 1:1 बनाना है, तो कितने और पुरुष को शामिल किया जाना चाहिए। तो 1:1 के लिए देखो यहाँ पे बोला है कि केवल पुरुष को शामिल करना है, महिलाओं को शामिल नहीं करना। महिलाओं की जो संख्या है हूबहू रहने देना है। महिलाएं कितनी है, 490 हैं। यहाँ लिख देता हूँ ये F फॉर फीमेल और M फॉर मेल, ठीक है। तो महिलाओं को 490 ही रखना है, क्योंकि 1:1 में ही रखना है। लेकिन पुरुष की संख्या को बदलना है, तो 350 में हम कितना जोड़ दें कि 490 हो जाए। तो आप बोलोगे कि 350 में अगर मैं 140 और जोड़ दूँ तो 490 हो जाएगा, और दोनों का रेशियो कटे पीटे 1:1 मिल जाएगा। तो 140 ही वो संख्या होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 जिसको अपन जोड़ दें तो या पुरुष को शामिल कर दें तो 1:1 का रेशियो बन जाएगा। तो इस तरह से इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2/3, 3/5, 4/60 और 9/13 का लघुत्तम समापन बताओ। देखो कभी भी आपका अगर भिन्न का क्या आ जाए एलसीएम निकालना या एचसीएफ, तो उसके लिए तरीका क्या होता है, अगर किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, तो उसके अंश का क्या करोगे, अंश यानी ऊपर वाला, तो अंश का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, और बटे हर का क्या करोगे, हर का एचसीएफ निकालोगे। जब भिन्न का क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो अंश इसमें देखो क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 है। तो 2 3 4 9 का एलसीएम निकाल लो। तो क्या होगा, देखो जब इसका एलसीएम निकालोगे ना, तो इस तरह से आप निकालोगे। एक सेकंड, हाँ, सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो आप, बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हो। तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4 और 9, फिर कटेगा क्या, हाँ 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 2 उतर आएगा, 3 दूनी 6 त्रिक 18, दूनी 36, ठीक है। तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या है, 36 आया। अब अंश का एलसीएम यानी 36 रख देता हूँ। अब हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ, हर देख लो क्या क्या है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 13 है। 3 5 7 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 के अलावा, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी महत्तम क्या हो जाएगा, 1, यानी 36/1 इसका आंसर आएगा। और इसको आप 36 भी बोल सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 36, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 घंटियां एक साथ 3 5 8 9 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो सभी घंटियां एक साथ एक ही समय पर बजती हैं, ठीक है। तो वे फिर से एक साथ कब बजेंगी। कहने का मतलब ये है कि 5 घंटियां हैं जिनका अलग अलग अंतराल है, और किसी विशेष समय पर घंटियां एक साथ ही बजी थी एक बार, तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आंख मूंद के आप क्या कर सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। सभी का एलसीएम ही ऐसे क्वेश्चनों में निकालना है, 3 5 8 9 और 10 का डायरेक्ट एलसीएम निकाल दो। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे आपको निकालना हो। सबसे पहले भाग में 3 से दे देता हूँ, 3 एकम 3, 5 आ गया, 8 उतार लो, 3 त्रिकाई 9 और 10। अब किससे चला जाएगा, अब 5 से भी डायरेक्ट दे सकते हो, 5 एकम 5, 8 3 5 दूनी 10। अब 2 से जा सकता है, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 3, यानी 4 3 12 दूनी 24, 24 3 72 पंचे 360, ठीक है। तो 360 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आ गया इसका एलसीएम, 360। 360 का मतलब क्या होता है, 360 का, क्योंकि ये आंसर तो मिनट में है, 360 सेकंड है ये, क्योंकि ये सेकंड की वैल्यू है। जब 360 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 360 सेकंड में कितने मिनट होगा, 6 मिनट होगा। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 मिनट में कितना, 360 सेकंड। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 मिनट इसलिए आ जाएगा। डायरेक्ट एलसीएम ही आपको निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 6% प्रति वर्ष की दर से 18 महीनों में 2000 का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला सबको पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे P क्या है आपका, 2000 है, R कितना है, 6% है, गुणे T कितना है। T पे ध्यान रखना, 18 महीना है ना, जब कभी भी महीना में वैल्यू है, वर्ष में होती तो कोई दिक्कत नहीं, महीना में हो तो 18 लिख के बटे नीचे क्या लिखोगे, 12 भी लिखोगे, और गुणे 100 तो है ही परसेंट के लिए। अब सॉल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 9 18, 20 नंबर 180, यानी 180 रुपये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो 180 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो सिंपल इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ्स के साथ कुछ रीजनिंग भी आती है, क्योंकि अलग से पोर्शन रीजनिंग का है नहीं इसमें एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि नीचे दिए गई श्रृंखला का गलत पद ज्ञात कीजिए। अब पद देख लेते हैं क्या क्या है। देखो 1 है, 8 है, यहाँ पे देखो 9 है, 64 है, 26 है और 216 है। इसमें से गलत क्या लिखा है आपको ये बताना है। तो ज़रा आप ध्यान से देखोगे तो पता है क्या पाओगे इसमें। अगर आप ध्यान से देखोगे आप पाओगे कि ये क्या है, 1 का क्या है, स्क्वायर है, 1 होता है, और ये 2 का क्या है, क्यूब है, 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। फिर 3 का स्क्वायर किया है यानी 9 होगा। फिर 4 का स्क्वायर क्या किया है, ओ सॉरी 4 का क्यूब क्या है, कितना, 64, 4 चौको 16, चौको 64। फिर यहाँ क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर होना चाहिए 25, लेकिन लिखा क्या है, 26 लिखा है, यानी 26 आपका क्या होगा, गलत पद हो जाएगा। क्रम देख रहे हो क्या बन रहा है। सबसे पहले 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो सॉरी 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 आ रहा, यानी एक बार स्क्वायर, फिर दोबारा क्यूब, फिर तीसरी बार आपका स्क्वायर, यानी स्क्वायर क्यूब का क्रम बनता जा रहा है। 1 से लेके संख्याएं आगे बढ़ती जा रही हैं। तो इस क्रम में होना चाहिए 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 26 है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि 3 संख्याओं का योग 285 है, दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच का अनुपात 6:5 है। ठीक है, तो पहली और दूसरी संख्याओं के बीच अनुपात 3:7 है, तो तीसरी संख्या निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं तीनों संख्याओं को सबसे पहले क्या मान लेता हूँ, ए बी सी मान लेता हूँ। मानो तीनों संख्याएँ क्या हैं, ए बी सी हैं। ठीक है, तीनों संख्याएँ क्या हैं आपकी, ए बी सी हैं। ठीक, अब इनका क्रम कैसे बन रहा समझो। देखो कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है, यानी दूसरी तीसरी कौन हो जाएगी, B/C हो जाएगी, जिनका अनुपात क्या है, 6:5 है। ठीक है, 6:5 क्या है आपका, 5 है। आगे बोला है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, यानी A/B का क्या है, A/B का क्या है, 3:7 दिया है। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे B क्या है, 6 है, यहाँ पे B क्या है, 7 है। B को आप बराबर करोगे, B को बराबर करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इसको बहुत सारे तरीके हैं। देखो दूसरे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, इससे बता देता हूँ ABC कैसे निकालोगे रेशियो में। देखो सबसे शुरू में क्या लिखा हुआ है, आपकी A की वैल्यू कितनी है, आपकी 3 है, B की कितनी है, 7 है, फिर दोबारा B क्या है, दोबारा B है आपका 6 पे है, और C कितने पे है, 5 पे है। इसके सामने ये, इसके सामने जो बच गया वो लिख सकते हो, यानी 18, 42 और 35 इसका आ जाएगा। ABC का रेशियो कितना आएगा, जब गुणा कर दोगे, 6 का 18, 7 छंग 42, 7 पन्ना 35, 18, 42 और 35, तो ABC का रेशियो आ गया। तो तीसरी संख्या बताना है, तो तीसरी संख्या का रेशियो क्या है, 35 है। अब संख्या बताना है, योग कितना था, 285, तो आप क्या कर सकते हो, सबको जोड़ के निकाल सकते हो। एक तरीका तो आपका ये हो गया रेशियो का, और दूसरा तरीका जो आप रेशियो निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, 18, 42, 35, वो भी बता देता हूँ। देखो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो B को बराबर करना है, यहाँ B 6 है, यहाँ B 7 है, तो यहाँ पे मैं अगर 7 का गुणा ऊपर नीचे कर दूँ, किसका गुणा कर दूँ, 7 का, और यहाँ पे 6 का कर दूँ गुणा, तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ें बराबर हो जाएंगी, क्योंकि अब B/C क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा और बटे 35 हो जाएगा गुणा करोगे तो, और A/B क्या हो जाएगा, 6 का 18 हो जाएगा और 7 छंग 42। अब देखो यहाँ पे भी 42 है और यहाँ पे भी 42 है, यानी अब बातें आपकी बन गई। अब ABC का रेशियो आसानी से बता सकते हो, क्या रेशियो है, तो A की वैल्यू क्या है आपकी, 18 है, लिख देता हूँ, A 18 है, B कितना है, 42 है, और C कितना है आपका, C दिया है आपका 35। ठीक है, तो रेशियो आ गया 18, 42, 35। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अब तीनों संख्याओं का योग कितना था, 285 था, कितना था, 285, यानी तीनों संख्याओं के x के रिस्पेक्ट में मान के आप जोड़ सकते हो, x मान के, तो जोड़ो जरा, तो 35, 42 कितना होता है, 40, 30, 70, 7, 77, 77, 8, 85, 10, 95, तो 95 हो जाएगा। 285/95 कर दो, और निकालना किसका था, निकालना C का था, तो 35 कर दो गुणे में, C का रेशियो क्या है, 35 है। ठीक है, योग में से सबका योग जोड़ के बटे करके, और जिसको निकालना है वो गुणा कर देते हैं, तो उसका मान आ जाता है। ठीक है, अब सॉल्व तो आप कर ही लोगे। ठीक है, या फिर करके मैं बता ही देता हूँ ये कैसे कटेगा। तो ये कट जाएगा 5 से, 5 7 35, ये कटेगा 5 1 कम 5, 19 से कटेगा, 19 5 95। अब ये 19 से काट दो तो 19 1 कम 19, बचा कितना, बच गया आपका 9 बच गया, 19 5 95, यानी कि आपका 15 1 मिनट, हाँ 15 7 135,
15 सत्ते 105, तो 105 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप आसानी से खुद से ही बनाने की कोशिश करना, इजी है, कैलकुलेशन आपको खुद से ही करनी है, ठीक है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या जो है 4% प्रतिवर्ष बढ़ती है, यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है, 50,000 है, ठीक है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको बेसिक से भी बना सकते हो, लिख के भी बना सकते हो। हम बेसिक से बनाएंगे, देखो एक एक साल का बना सकते हैं। देखो मान लो स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, 50,000 है, कितना है 50,000, तो 50,000 का पहले साल बढ़ी कितनी, 4%, तो मैं बढ़ा देता हूँ। तो 50,000 का 4% कितना होता है, 2 जीरो कटा, 2 जीरो सीधा कटा, यानी 5 चौको 20, यानी 2,000 आपका आ गया, ठीक है। यानी कि पहले साल जनसंख्या कितनी बढ़ी, 2,000 बढ़ी, तो 50 थी तो हो जाएगी कितनी, 52,000, कितनी हो गई, 52,000 हो गई बढ़ के, ठीक। अब प्रति वर्ष बढ़ती है तो अगले साल भी 4% बढ़ा दो, लेकिन अब ये 4% किसका बढ़ेगा, 52,000 का 4%, यानी 4/100, 2 जीरो काट दो, तो अब क्या आ जाएगा आपका 520 चौको, यानी कि 2080, क्या आ जाएगा 2080, यानी कि अब 52,000 में 2080 और जोड़ दो क्योंकि दूसरे साल का है, तो 52 2 54,000 हो जाएगा, और 54,080 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से बेसिक से भी आप इन चीज़ों को बना सकते हो, ठीक है, अलग अलग दोनों साल का निकाल के, ठीक। 54,080 क्या होगा, आंसर होगा, ठीक, प्रतिवर्ष अगर बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात क्या है, 5:3 है। यदि 10 वर्ष बाद ए की आय और 4 वर्ष पहले बी की आय के बीच का अंतर 20 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। छोटा छोटा करके अपन समझते हैं। सबसे पहले वर्तमान आय का अनुपात क्या है ए और बी का, तो आप बोलोगे 5x और 3x है, कितना, 5:3 है, मतलब 5x और 3x है, ठीक। अब कह रहा है कि यदि 10 वर्ष बाद ए, यानी कि ए में क्या कर दूं मैं, 5x + 10 कर दूं 10 वर्ष बाद, और बी के लिए क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले, यानी बी में क्या कर दूं मैं, 4 वर्ष पहले, यानी 3x माइनस क्या कर दूं, 4 कर दूं, क्योंकि पहले की बात कर रहा है यानी -4 करना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच अंतर यानी माइनस लगा देता हूं, क्योंकि अंतर की बात कर रहा है, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, और बराबर 20 कर देता हूँ, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बात को समझ गए होगे, पढ़ोगे क्वेश्चन समझ जाओगे। देखो पहले तो अपन ने अनुपात 5x 3x निकाल लिया, 10 वर्ष बाद यानी ए के साथ 5x + 10 कर दिया, और बी के साथ 4 वर्ष पहले यानी 3x - 4 कर दिया, पहले है यानी माइनस होगा, और दोनों के बीच माइनस चिन्ह लगा दिया। अंतर कितने का है, 20 वर्ष का है क्वेश्चन में। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, फिर उसके बाद ए की वर्तमान चाहे बी की वर्तमान चाहे सब भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो अब सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 5x + 10, अब ये माइनस का चिन्ह अंदर गुणा होगा तो ये -3x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा, बराबर कितना 20, ठीक। अब 5x में 3x चला गया तो कितना बचा, 2x बचेगा, और ये 10 4 14 ऊपर उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 14 हो जाएगा, यानी कि 20 में से 14 गया तो कितना बचे, 6 बचेगा। और सॉल्व कर दोगे आगे तो x बराबर 6/2, यानी x बराबर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। कैलकुलेशन बार बार कह रहा हूँ आपको खुद से करनी है। तो x बराबर 3 आया। अब a की वर्तमान आया, तो a की आयु क्या थी, वर्तमान 5x थी, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 रख दो, तो 5 × 3 हो जाएगा, और 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 15 a की वर्तमान आय हो जाएगी। अगर b की पूछता तो क्या कर देते, 3 रख देते 3x में, तो 3 × 3 = 9 हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका बोर्डमास रूल पे है, और बोर्डमास रूल के इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ब्रैकेट वाली चीज़ों को सोल्व करेंगे, फिर बोर्डमास का रूल अपन लगा सकते हैं, ठीक है। करते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले मैं इस पूरी लाइन को पढ़ता हूँ। तो बोर्डमास क्या कहता है कि ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, बोर्डमास का रूल क्या बोलता है, BODMAS, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर ऑफ मतलब होता है का, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ऑफ यहाँ पे दिख रहा है आपको इस कोष्टक में, 9 ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा होता है, याद रखना, 9 × 3 तो ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और इधर आपका इंटू का है यानी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, +6 उतार लो, और ये 4 × 7 = 28 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर इसके बाद प्लस माइनस होता है, तो इस तरह से। तो 27 × 6 = 33 हो जाएगा, 33 में 8 चला गया जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 8 नहीं 28 चला जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि आप बोल सकते हो ये 33 हो जाएगा,
33 में 28 चला गया तो 5 है ना, 28 अगर चला जाएगा तो 5, यानी बोल सकते हो इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना आया, 5 आया। अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना आया, यहाँ से 5 आया। अब ये इधर इसको वाले कोष्टक को सॉल्व करता हूँ तो 7 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये -5 होगा क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है, ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो 11 में -5 गया तो 6 आया, यानी कि यहाँ तक के पूरा मान क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे कोई चिन्ह आई थिंक मिसिंग है, ठीक है, 6 आ गया, और आई थिंक यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा था, ठीक है, माइनस चिन्ह लगा लेना यहाँ पे। तो अब ये 16 है, तो 16 में -6 चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ तक 10 बचेगा। फिर 10 में ये +8 है तो 18 हो जाएगा। तो बोडमास रूल है, आप बना सकते हो, 18 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 10% में वृद्धि कर दी जाए तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी एक गोला है, गोले की क्या करते हैं अपन, त्रिज्या जो है उसमें 10% की बढ़ा दें तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो वो होता है आपका क्या, 4πr²। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4πr²। अब 2 बार त्रिज्या की बात किया है तो एक बार मैं क्या मान लूँगा, r1² और एक बार मान लूँगा क्या, 4πr2², क्योंकि दोनों बार है तो त्रिज्या ही। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो मैं 10% एम्प्लाई न करने से पहले क्या कर सकता हूँ, 4π दोनों तरफ है तो इनको दोनों तरफ से हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे r1 पहली बार मान लो त्रिज्या में, जैसे 10% की वैल्यू की मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको रेशियो में बदलूँ तो 10% का मतलब होता है आपका कितना, 1/10, यानी कि पहले क्या थी, 10 थी, फिर 11 हो गई। अब यहाँ से मैंने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो लिया है 4πr1² बराबर 4πr2², तो इसमें से बराबर लगाना नहीं है, बस रेशियो में चीज़ें हैं, मैं बताने के लिए यहाँ पे ले ली हूँ कि दोनों में अगर ये कॉमन है तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो r1² पहले कितना था, 10 था, तो 10 का स्क्वायर करोगे, फिर बाद में क्या हो गया, ये बाद में हो गया 1 बढ़ के 11, यानी 11 के स्क्वायर। ठीक है, तो पहले 10 का स्क्वायर यानी 100 होगा, 10 और 11 के स्क्वायर 121 होगा, 11 ग्राम, 100 था 121 हुआ, तो सीधे सीधे दिख रहा है 21% बढ़ा। मैं मिटा के दोबारा समझा देता हूँ आपको। ठीक है, हुआ क्या है, देखो 10% का वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर इसको फ्रैक्शन बदलोगे तो क्या हो जाता है, 1/10 होता है, यानी कि 10/100 करोगे ना, 10 कम 10 10 दाम 100 तो 1/10, यानी कि पहले त्रिज्या क्या थी, 10 थी, फिर त्रिज्या क्या हो गई, 11 हो गई। और आपको फॉर्मूला क्या बताया मैंने, 4πr² होता है। तो दोनों तरफ अगर देखोगे तो दोनों त्रिज्या अगर गोले की हैं तो 4πr² तो होगा ही, तो 4π से 4π कट जाएगा तो r² बचेगा, यानी दोनों त्रिज्याओं को अपन स्क्वायर कर देते हैं। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 होगा। 100 से 121 देखोगे तो कितना बड़ा है, तो 121 से अगर 100 को देखोगे तो 21 बड़ा है, और 21 आपका परसेंट में आ जाएगा तो 21% हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो क्योंकि 100 की वैल्यू है तो अपन परसेंट निकाल नहीं रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15वां है आपके सामने कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपये है। ठीक है, दुकानदार 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, कभी भी जो छूट होती है ना, ये किस पे होती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे, जिसको आप बट्टा या डिस्काउंट भी बोलते हो। ठीक है, तो छूट दे देता हूँ, तो अंकित मूल्य कितना है, 1850 है। 1850 पे हम क्या कर देते हैं, छूट दे देते हैं। तो 1850 पे जब पहली बार आप छूट दे रहे हो तो कितनी दे रहे हो, 20% छूट दे रहे हो। अगर आप 20% छूट दे दोगे अंकित मूल्य पर तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या बचेगा, 20 चला गया तो क्या बचेगा, 80 बटेगा, 80%, और परसेंट के लिए बटे 100 करोगे, फिर आगे फिर गुणा करोगे क्योंकि एक बार और छूट दे रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट मैं सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ। तो 30% दोबारा छूट दिए। अगर 100% की वैल्यू है, 30% अगर चला जाता है तो कितना बचेगा, आप कहोगे 70% बचा, परसेंट के लिए 100 लगा दो। अब यहाँ से डायरेक्ट आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। बात को समझना, अंकित मूल्य का मैंने सबसे पहले 20% छूट दे दिया क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो 100% ही होती है, तो 80% बचा और परसेंट हटाया तो बटे 100 किया, फिर 30% दिया तो 100 में से 70 बचा और बटे 100 किया, और यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कटे पीटे काट दो, देखो 2 0 1 0 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये भी कट गया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 ये कटेगा, 5 तेई 15, 5 सते 35, 2 1 कम 2 2 चौको 8, यानी 37 गुणे 4 आया। क्या आया, 37 गुणे 4 और गुणे 7 ये है साथ में,
तो 37 गुणे 11 करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। और 37 गुणे 11 जब आप करोगे, सॉरी 37 गुणे 11 नहीं, 37 गुणे 28, 7 चौको 28 है ना, 37 गुणे 28। तो 37 गुणे 28 जब आप गुणा करके देखोगे 1036 आएगा। क्या आएगा? 1036। आप खुद करके गुणा देखना क्या आता है कि नहीं आता, ठीक है। 1036 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको विक्रय मूल्य निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 16 कि कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि 4% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक रूप से संयोजित होकर 832 हो जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल अप्रोच से बनाएंगे। मैं अगर ऑप्शन को देखूं तो एक चीज़ पाता हूं यहाँ पे कि मूलधन पहले क्या है 800 है, अब मिश्र धन क्या हो गया आपका 832 हो गया, यानी प्रिंसिपल क्या था 800 था, अमाउंट क्या हो गया जब अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज लगा तो 832। तो आप कहोगे कि ये 32 बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 32 बढ़ गया है, कितने में से बढ़ गया है 32, तो आप कहोगे कि 32 जो बढ़ा है 800 में से बढ़ा है, और परसेंट के लिए क्या लगा दोगे 100 लगा दोगे। तो 2 जीरो कटा, 8 एक कम 8, 8 चौको 32। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 4% क्या आ गया रेट आ गया, और वही 4% रेट क्वेश्चन में है, यानी कि 4% रेट है और प्रति वर्ष है। तो एक ही वर्ष में जब 32 आ रहा कटे तो एक वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर आप इसी चीज़ को समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो कि 800 रुपये का अगर आप क्या दे रहे हो 4% दे रहे हो, कितना दे रहे हो 4% एक साल के लिए, तो 4/100 करोगे, 2 जीरो कटा, 8 चौको 32, यानी कि 32 आपका क्या आ गया साधा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सिलसिले में आप अगर देखोगे तो सीआई और एसआई दोनों समान आए हैं, क्योंकि पहले साल ज़्यादा अंतर दोनों के बीच होता नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं। ए की आय बी की आय से, माना बी की आय आप क्या है, माना बी की आय आपकी 100 है। अगर बी की आय 100 है मान लिया मैंने, तो ए की आय क्या होगी 30% अधिक होगी। तो 100 का अगर 30% देखोगे 30 होगा, यानी बी ए की आय क्या हो जाएगी 130 हो जाएगी। अगर बी आपका 100 है तो ए अगर 30% अधिक है तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि बी की आय ए की आय से कितने % कम है, ठीक है। समझना बात को, बी की आय कितनी कम है 30 कम है, किससे ए की आय से। अब इसी चीज़ को परसेंट में निकाल दो, तो 30 कम है किससे, तो ए की आय कितनी है 130 है ए की आय से, और गुणे 100% के लिए लगा दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 0 0 कटा 100 तो ये 300 हो जाएगा, यानी 300/13 इसका आंसर होगा। जब 300/13 को आप काटोगे ना तो ये आपका आएगा 23 सही 1/3%। क्या आएगा 23 सही 1/13%, ठीक है। 3 नहीं 13% आई थिंक, है ना, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, काट के खुद से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि 2y² - 6y - 7 के मूलों का योगफल एक ज्ञात कीजिए। देखो मूलों का योगफल होता क्या है, तो मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है -b/a, -b/a क्या होता है मूलों का योगफल -b/a। अब यहाँ पे ए बी सी क्या होता है उसको समझो, इनके कॉफिशिएंट होते हैं ए बी सी। अगर ए देखोगे इसमें से क्या है, तो ए जो है ना, आपको पता है कि जनरल सा फॉर्मूला क्या होता है आपका वर्ग समीकरण का, ax² + bx + c होता है, ठीक है। तो जहाँ पे x² या y² कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे y² का हटाओगे तो a बराबर क्या मिल गया आपका 2 मिला कॉफिशिएंट। इसी तरह से bx है तो b बराबर क्या मिला -6 मिला, ठीक है, और c बराबर -7। अब मूलों का योगफल क्या होता है -b/a, तो माइनस चिन्ह बाहर रखो। अब b की वैल्यू क्या है -6 है, तो -1 बाहर रहेगा और एक माइनस अंदर रहेगा, क्योंकि b का मान है, और a की वैल्यू कितनी है 2 है, रख दो। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कट के, 2 1 कम 2 2 3 6, यानी 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। मूलों का योगफल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये रीजनिंग से रिलेटेड है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली श्रृंखला एक ज्ञात कीजिए, यानी कि सीरीज का क्वेश्चन है, तो अगला पद बताना है आपको। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, 3 4 7 16 43 और अगला बताना है। तो सीरीज किस तरह से बन रही है पहले इसको समझते हैं। देखो 3 1 4 4 3 7 7 3 1 4 4 3 7 और 9 7 16। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्रम क्या बन रहा है, यहाँ पे +1
फिर यहाँ पे देखें तो कितना बढ़ रहा है, +3 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे +9 बढ़ रहा है, 9 7 16 हो रहा है। फिर ये कितना बढ़ रहा है, तो 16 दूनी 32 और 10 42, यानी कि 16 10 26 1 27 बढ़ रहा। फिर अगला क्या बढ़ेगा आपका, तो देखो एक तिक्के 3, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, ये क्रम बन रहा है। तो 27 3 81, अगला क्या होना चाहिए, 81 होना चाहिए इस क्रम पे। तो 81 जोड़ दो 43 में, वही आपका आंसर आ जाएगा। 81 और 43, 3 1 4 8 4 12, 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे क्रम क्या बन रहा है आपका, डिफरेंस का 3 गुना बार बार हो रहा है। एक तिक्के 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 3 81, अगला जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 243 हो जाएगा। ठीक, तो ये था आज का पूरा सेगमेंट मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रेरी के लिए। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।